तो दोस्तों आज मैं सुनाने वाला हूँ कातिल आत्मा पार्ट 4। इससे पहले मैंने कातिल आत्मा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाल चुका हूँ। अगर आप उसको नहीं देखें तो आप जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों कहानी में कुछ इस तरह होने वाला है कि रानी सानिया के घर में रहने लगती है और उसके मम्मी पापा का ख्याल रखने लगती है। और एक दिन क्या होता है कि जब वो डिप्टी पर जाने लगती है और जैसे डिप्टी से लौटने लगती है तो वहाँ पर बैठकर जैसे स्मार्टफोन अपना खोलती है तो वहाँ पर एक न्यूज पढ़ने लगती है। और न्यूज पर लिखा था कि एक लड़की जा रही थी मुंबई सेंट्रल हाईवे से, तो अचानक 3 लड़के आए और उसको अगवा कर लिए और उसको ज़बरदस्ती करने लगे, उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगी। तभी एक लड़की आई जूडो कराटे के ड्रेस में और उन सबको, उनमें से 2 लड़के को तुरंत लट्टू की तरह घुमा घुमा कर उस लोगों को मार दिया और हत्या कर दिया। वहाँ से एक लड़का किसी तरह जान बचाकर भाग गया। तभी वहाँ पर ये जब चीज़ें पढ़ने के बाद जैसे घर आई सानिया के घर में, उसके बाद रजिया को बताया, उसके सानिया की मम्मी को रजिया को बताया कि ऐसी ऐसी बात थी। तो रजिया ने बताया कि वो सानिया ही है जो उसकी आत्मा भटक रही, वो सब यही चीज़ कर रही है। तो दोस्त आगे क्या होगा तो बहुत ही कहानी इंटरेस्टिंग और भयंकर और खौफनाक होने वाली है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पार्ट को अंत तक देखेंगे और एक लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। कातिल आत्मा पार्ट 4। रानी के आ जाने से सानिया के माता पिता को बहुत सारा मिल गया था। उन दुखी लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी बेटी वापस आ गई हो। रानी भी उनका एक बेटी की तरह से ख्याल रखने लगी थी। वो उनके बीच में सानिया की तरह एक बेटी की समान बहुत घुल मिल गई थी। वहाँ रहने पर रानी को सानिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हुई। सानिया के द्वारा जीती हुई शील्ड, ट्रॉफी एवं उसके एल्बम और किताबें को रानी ने गहनात से देखा। उसको देखने के बाद उसको ये एहसास हो गया था कि सानिया एक प्रतिभाव की थी। उस बेचारी के साथ दरिंदे ने बहुत बुरा किया था। उसकी भटकती हुई आत्मा जो कर रही थी वो मौत के बाद उसके द्वारा बलात्कारी दरिंदे से इंतकाम लेना था। कानून की दृष्टि में ये गलत जरूर है, लेकिन दरिंदगी की पीड़ित महिला की इसको बेहतर बता सकती है कि वो सही कर रही है या गलत। सानिया की माताजी राजिया ने रानी को रहने के लिए सानिया का एक ही कमरा देने का बना लिया था। राजिया बोलती है, बेटी रानी सानिया की तरह ही आप मेरी बेटी की सामान है। सानिया के कमरे में आप रहेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बेटी सानिया रानी के रूप में वापस लौट आई है। रानी को बड़ा ही असहज लगा था, वो बहुत डर गई थी। उसने रजिया जी से कहा कि आंटी मेरे लिए कोई दूसरा कमरा नहीं है जहाँ मैं रुक सकूं। रजिया समझ गई कि रानी सानिया की भटकती हुई आत्मा से डर रही। उसने रानी से कहा कि बेटी आप ऐसा क्यों कह रही हो, आप मेरी बच्ची हो, बहुत नजदीक से देख चुकी हूँ, उसने अपनी की मदद ही की है, आप उसे क्यों डरती है। मेरी बच्ची सानिया किसी को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, उसके साथ अन्याय हुआ है इसलिए वो राक्षसों का संसर्ग कर रही है। आप क्यों डरती हो, आप उसी कमरे में रहिए, डरने की कोई बात नहीं, मैं तो हूँ यहाँ। रानी ने रजिया जी से कहा कि आंटी सानिया दीदी की आत्मा भटक रही है, आप पूजा पाठ कराकर क्यों नहीं उसकी आत्मा को मुक्ति दिला देती है। रजिया बोलने लगती, बेटी मैं जानती हूँ कि उसकी आत्मा भटक रही है, वो यहाँ आती है, मुझसे बातें भी कहते हैं। मैंने उससे कहा कि बेटा हम एक अनुष्ठान कराकर आपको मुक्ति दिला दूंगी, लेकिन सानिया ने ऐसा करने से मुझे मना कर दिया था। वो मुझसे कहने लगी थी कि मम्मी जब तक मैं अपने भैया और अपने कातिल को फांसी पर लटकने नहीं देख लूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। यदि वो राक्षस किसी तरह कानून से बचने के लिए फिर मेरा कानून काम करके मैं उनको जीवित नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए प्लीज मम्मी अभी आप कुछ मत कराइए। मैंने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक मेरी आत्मा भटकती रहेगी मैं बलात्कारियों दरिंदों को इस संसार से मुक्ति दिलाती रहूंगी। रानी नियमित रूप से अपने ऑफिस जाने लगी थी। वो सुबह 9 बजे निकल जाती थी और रात के 8 बजे आती थी। इस बीच में सानिया के माता पिता पर पूरा ध्यान रखने लगी थी। वो ऑफिस से फोन कर उनका हाल चाल लेती थी। वो दोनों रानी के व्यवहार से बहुत प्रसन्न रहने लगे थे। गुमसुम शांत रहने वाले उन लोगों के चेहरे की उदासी कम हो गई थी। कभी कभी आपस में बात करते समय उनके चेहरे पर हंसी दिखाई देने लगी थी। रानी को रहते हुए 1 मास अधिक बीत गए थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन रानी ऑफिस में खाली समय में अपने स्मार्टफोन पर दैनिक समाचार पढ़ने लगी थी। पेपर की एक न्यूज हेडिंग देखकर वो चौंक गई थी। रानी बड़ी उत्सुकता के साथ उस खबर को पढ़ने लगी थी। उस खबर को पढ़ने के बाद उस सहम गई थी। उसके आंखों के सामने उसके साथ घटित हुई उस रात की घटना छा गई थी। समाचार पत्र में लिखा था कि कल रात 1:30 बजे के करीब बेंगलुरु
से एक लड़की को 3 लोगों के द्वारा अगवा कर जबरदस्ती अपने कार में बैठा लिया गया था। उस लड़की का नाम मालिनी थी। अपहरणकर्ता उसके बेंगलुरु मुंबई नेशनल हाईवे पर एक सुनसान जगह पर ले गए थे। वो लोग उसके साथ जबरदस्ती अश्लील हरकतें करने लगे थे। उन लोगों के द्वारा उसने जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयास किया जाने लगा था। उस सुनसान जगह पर दूर दूर कोई आबादी अथवा कोई गाँव नहीं थी। मालिनी ने अपने को बचाने के लिए पूरा प्रयास करने लगी थी, लेकिन 3 लोगों के आगे वो बेचारे अपने को बचा पाने में सफल नहीं हो रही थी। वो तेज आवाज में चिल्लाने लगी थी, बचाओ बचाओ, लेकिन उस सुनसान इलाके में कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। उसकी इज्जत तार तार होती। इसी बीच में चमत्कार हो गया था। मालिनी के कान में एक आवाज आई थी, घबराओ नहीं, मैं आ गई हूँ। चंद सेकंड में ही एक लड़की जूडो कराटे के ड्रेस में तेज रोशनी की एक टार्च चली हुई वहां पहुंच गई थी। उसने उन लड़कों को ललकारा, खबरदार तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, लड़की को तुरंत छोड़ दो। 2 लड़के उसके ऊपर प्रहार करने के लिए जैसी लपके उस लड़की ने उसके गर्दन के लट्टू की तरह घुमाकर जमीन पर पटक दिया। तो उन दोनों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। तीसरा लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो मौका देकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकल गया था। उस लड़की ने मालिक से सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया और अचानक गायब हो गई। तो वो कहां से आई थी और कहां गई इसका पता नहीं लगा पाया। पुलिस की तलाश जारी है। इस न्यूज को पढ़कर रानी परेशान होगी। वो समझ गई थी कि वो लड़की कोई और नहीं सानिया ही है। उसको भी बचाने के लिए भी सानिया जूडो कराटे के ड्रेस में तेज रोशनी की टार्च लेकर आई थी। रानी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। रात में जब वो घर पहुंची उसने समाचार पत्र में छपी उस घटना के बारे में रजिया आंटी को बताया। रजिया आंटी ने कहा, बेटी वो सानिया ही है। उसने प्रतिज्ञा किया है कि वो लड़कियों के साथ बलात्कार करने वालों को खुद दंड देगी। वो अपने साथ हुए अन्याय का इंतकाम ले रही है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी मेरी बेटी को गुनाहगारों को सजा दिला और मेरी बेटी को मुक्ति मिल सके। उस खबर को पढ़ने के बाद रानी का मन बहुत अशांत हो गया था। भोजन करने के बाद वो अपने कमरे में चली गई थी। सानिया के बारे में सोचने लगी थी। इसी बीच उसकी नींद आ गई थी और वो वहीं पर सो गई थी। रात्रि के लगभग 2 बजे रहे होंगे। रानी अपने कमरे से गहरी नींद में सोई हुई थी। रानी सोने से पहले कमरे की लाइट बंद कर देती थी। अकस्मात कमरे की लाइट जल गई थी। कमरे में रोशनी होती रानी की नींद खुल गई थी। कमरे में किसी की द्वारा लाइट जलाने जाने से वो चौंकती हुई उठकर बैठ गई थी। उसकी नजर कमरे में रखी हुई कुर्सी पर पड़ती हुई भयभीत होकर कांपने लगी। कुर्सी पर सानिया बैठी हुई थी। सानिया डरी और घबराई हुई रानी से बोली, रानी मेरी बहन तू अपनी दीदी से डरती है। मैं कई बार मम्मी से मिलने आई थी लेकिन जानबूझकर आपसे नहीं मिली थी। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन बहन आप जो मेरे ऊपर एहसान किया मैं कभी उसको उतार पाऊंगी कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं। आपने मम्मी पापा के मन में मेरी कमी बहुत हद तक दूर कर दिया है। वैसे बात मैंने उनके चेहरे में से मायूसी गायब होते दिखाई। यही आपसे कहना था, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अब मैं चलती हूँ, दोबारा आपके कमरे में नहीं आऊंगी। रानी बोलने लगती, रुक जाइए दीदी, मैं थोड़ा डर गई थी लेकिन अब ठीक हूँ। मैंने मम्मी पापा को वचन दिया था कि मैं आपकी कमी उनको नहीं होने दूंगी। आपने मुझे नई जिंदगी दी, लेकिन दीदी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सानिया बोलती है, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हूँ। रानी बोलती है, दीदी कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक अनजान लड़की ने अगवा की गई एक लड़की मालिनी की इज्जत लूटने से बचाई। उसने दरिंदों की हत्या कर भी दी। क्या वो लड़की आप ही थी? सानिया बोलने लगती, क्या एक असहाय लड़की की इज्जत को बचाना गलत है? गुड बाय बोलकर रानी को बोलने लगती है, मैं चलती हूँ। पलक झपकते ही सानिया वहाँ से गायब हो गई। ये कहानी कल्पना पर आधारित है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों क्या रानी सानिया से फिर मिल पाएगी और रानी सानिया को मुक्ति दिला पाएगी? आगे क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।